क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ पर हम चार्जिंग के 3 मेथड पढ़ेंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले केस में फ्रिक्शन से कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ जानेंगे। ये हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट में एक न्यूक्लियस हुआ करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। अगर हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर चला जाए तो उसके लिए हमें बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी हम बहुत तरीके से दे सकते हैं और जिस एनर्जी की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो एनर्जी है फ्रिक्शन। जब भी किसी दो चीज़ को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन से हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को मिलती है। और अगर वो एनर्जी इतनी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के फोर्स वाले फील्ड से निकलकर बाहर आ जाए, कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव रीजन से बाहर आ जाए, तो हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कम या ज़्यादा होना ही उस ऑब्जेक्ट की चार्जिंग को डिसाइड करता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B। पहले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है E1। दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है E2। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि E1 की वैल्यू E2 से कम है। जब इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन किया जाता है, मीन्स एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हुए रगड़ा जाता है, तो यहाँ पर इनके बीच में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो पहले एनर्जी E1 के इक्वल वो हीट आ जाएगी, क्योंकि E2 की वैल्यू ज़्यादा है। मान लेते हैं समझने के लिए इसकी वैल्यू है 10 जूल और इसकी वैल्यू है 15 जूल। जब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी 1 2 3 4 5 6 होते हुए 10 जूल पर पहुंचेगी, तो उस समय इस A ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो बाहर चला जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि B ऑब्जेक्ट इस A के साथ कांटेक्ट में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस B ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जब इन ऑब्जेक्ट को हम अलग करेंगे तो पहला वाला ऑब्जेक्ट एक पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट एक नेगेटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से फ्रिक्शन से भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है, अगर ये E1 और ये E2 वैल्यूज़ आपस में बराबर होती तो उस समय क्या होता। तब हम कह सकते हैं कि जिस समय A ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस समय B से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की चार्जिंग नहीं होगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देखिए, बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर वर्क फंक्शन। तो जिस एनर्जी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये वाकई में वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हम देख चुके हैं जिसकी एनर्जी कम है, मीन्स जिसका लोअर वर्क फंक्शन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और हायर वर्क फंक्शन के ऑब्जेक्ट में चला गया। सो दिस इज़ द वे ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। यहाँ हम देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऑब्जेक्ट को बता रखा है। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क। जब ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से हम फ्रिक्शन करेंगे, मीन्स रगड़ेंगे, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो सिल्क के कपड़े में चला जाएगा। तो इससे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी और सिल्क जो है कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। इसी तरह से फर और एबोनाइट की रॉड को रगड़ेंगे
तो फर पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को तब तक नहीं बता सकते जब तक कि इनकी वर्क फंक्शन वाली एनर्जी हमें पता ना चल जाए। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक टेबल है तो हम सिर्फ रट के ही इनकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं तो उस समय आप देख सकते हैं बालों में जो चार्ज आता है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और कॉम्ब में जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। चार्जिंग का दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन वाले केस में एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, लेट इट इज़ ए। ये ऑब्जेक्ट पहले से ही कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट हुआ। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम है, तभी हम इसको ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें ये लगने लगे कि इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल मीन्स जिसका चार्ज 0 हो। जब इसको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट इस न्यूट्रल वाले ऑब्जेक्ट के साथ अपनी चार्जिंग शेयर करेगा और बी ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर देगा। कहने का मतलब ये है, बी ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। तो नतीजा क्या होगा, ये ए वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बी के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये चूँकि इलेक्ट्रॉन खो चुका है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए ये भी इस समय पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाके उसे चार्ज कर सकते हैं। और यही यहाँ पर लिखा है, इन दिस केस चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट। तो इस केस में कांटेक्ट होना एक मस्ट कंडीशन है। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं और नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन दिस केस चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। इस बात को समझते हैं कि बिना छुए हुए यानी बिना टच किए हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमने माना जिसका नाम है ए और इसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसके पास में रखा हुआ है इसको हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, मीन्स Q = 0। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को पास पास लाते हैं, कीप देम क्लोज टू ईच अदर। जब हम इनको पास पास रखते हैं तो ए ऑब्जेक्ट को हमने बी ऑब्जेक्ट के पास रखा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर हमें कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो इससे क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज बी ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। इसी चेंज को हम बोलते हैं इंडक्शन। यहाँ हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज ए ऑब्जेक्ट के पास हैं और पॉजिटिव चार्ज ए ऑब्जेक्ट से दूर हैं। अब हम पॉजिटिव चार्ज को बी ऑब्जेक्ट से हटा देते हैं बाय ग्राउंडिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, बी ऑब्जेक्ट में एक वायर लगाते हैं और वायर को ज़मीन में इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज़ ग्राउंड। इससे क्या होगा, तो ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो ऊपर की तरफ जाते हुए इस बी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मीन्स जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन से पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, इस बी की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। ये है ऑब्जेक्ट बी, इसमें नेगेटिव चार्ज हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाए और पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि
ग्राउंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है और पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट ए भी हम एज इट इज़ दिखाएंगे, वो अभी हमने नहीं हटाया है। इस कंडीशन के बाद आने के बाद हम फोर्थ केस में क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ ए। जब ए को हम हटाएंगे तो सिर्फ बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बच जाएगा। तो उस केस में हम देखते हैं इस बी ऑब्जेक्ट के तीनों चार्ज अब ये लेफ्ट साइड में अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि ए तो यहाँ से हट चुका है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं नाउ बी इज ए नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा दो ऑब्जेक्ट हमारे पास थे, एक ऑब्जेक्ट था ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और इन दोनों के बीच में बिना किसी कांटेक्ट के ही हमने बी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और यहाँ पर हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। पहला है एडिटिविटी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ है चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड, एंड फिफ्थ है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिटिविटी। इसमें लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव चार्जेस कंटेन्ड इन दैट सिस्टम विद देयर प्रॉपर साइन। मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी। अगर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मीन्स टोटल इसका चार्ज 0 हुआ। अगर हमें इनका टोटल चार्ज पता लगाना है तो हम टोटल चार्ज सिर्फ एल्जेब्रिक सम से पता लगा सकते हैं। मान लिया यहाँ पर टोटल 15 यूनिट चार्ज हैं और 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पर हुआ पॉजिटिव 5 यूनिट। और यहाँ टोटल 0 होने का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इस वजह से नेट चार्ज को हम 0 कह रहे हैं। और अगर हमें इसका टोटल चार्ज पता लगाना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। और ऐसा करने से हम देखते हैं +15, -10, +10 और -10, ये पहले ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल चार्ज बचता है +5 यूनिट। तो हम देख सकते हैं टोटल चार्ज पता लगाने के लिए हम सिंपली उसी तरह से एडिशन करते हैं जैसे कि हम नंबर्स को जोड़ते हैं, और एडिशन करते समय उनका साइन भी ध्यान में रखते हैं। और यही है चार्ज की प्रॉपर्टी एडिटिविटी। जहाँ पर भी हमें चार्ज होंगे तो उन चार्ज को ऐड करते समय हमें उनके प्रॉपर साइन का ध्यान रखते हुए हम उनका टोटल पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी पर, और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड पहले भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। आपको याद होगा अभी हमने 2 ऑब्जेक्ट माने थे जिसमें से एक का नाम हमने माना था ए और दूसरे का नाम हमने माना बी। हम यहाँ फिर से मान लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसका चार्ज 0 है। हम ये भी क्लियर करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऑब्जेक्ट में टोटल 15 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज हैं, 10 यूनिट के नेगेटिव चार्ज हैं, और इस वजह से ये 5 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। और बी में 10 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज हैं, 10 यूनिट के नेगेटिव चार्ज हैं, और इस वजह से इनका टोटल 0 है। इनको अगर हम कांटेक्ट में ला दें तो कांटेक्ट में लाने से इनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, मीन्स कुछ चार्ज जो हैं ए से बी या बी से ए में आ जाएंगे। चूँकि बी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो हम मान लेते हैं बी से इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 यूनिट ऑफ चार्ज, यानी इस 10 में से 2 यूनिट, और उनको हमने ए में भेजा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितने होंगे, ऑलरेडी यहाँ पर 15 पॉजिटिव चार्ज हैं,
2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होने से यहाँ पर टोटल चार्ज हुए -12 और अब इसका टोटल चार्ज हुआ +3। कहने का मतलब है जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अभी भी पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन अब इसका चार्ज +3 होगा। अब देखते हैं बी ऑब्जेक्ट की हालत क्या है। बी ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज़ है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम होने से अब यहाँ 10 की जगह 8 यूनिट चार्ज बचेंगे और अब ये टोटल चार्ज हो गया +2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय बी भी पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट है। तो देखने से ये लग रहा है कि पहले ए पॉजिटिव चार्ज का था, बी न्यूट्रल था, और अब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के हो गए। तो हो सकता है चार्ज बढ़ गया हो, लेकिन अगर इनका टोटल चार्ज चेक करते हैं तो पहले हम देखते हैं ए का चार्ज +5 था, बी का चार्ज +0 था और नेट चार्ज था 5। और अब देखते हैं ए का चार्ज है +3, बी का चार्ज है +2 और नेट चार्ज अभी भी 5 है। मीन्स चार्ज ना तो बढ़ा है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, चार्ज एज इट इज़ उतना ही है। मीन्स दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आगे भी हम देखेंगे, बट नाउ दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी पर, एंड दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने इनिशियली ये पढ़ा था चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जिस पार्टिकल का योगदान है वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और ये भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट ए से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी में चार्ज ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन। सोचिए अगर हमने ए से बी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो हम कह सकते हैं जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो 1 ई के इक्वल होगा, जहाँ पर ई की वैल्यू हम जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम इससे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना चाहें तो दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है 1 के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1.3 या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चार्ज जो होगा जो बी पर आ जाएगा वो है 2e के बराबर। इसी तरह से उससे ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र करना होगा तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे और फिर जो चार्ज आएगा वो 3e होगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र करेंगे वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होंगे, यानी 3 के बाद हो सकता है 4, उसके बाद 6, 15, 1500 ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि हम सोचें 7.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए या 8.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए इन सभी डिजिट को हम अगर जनरलाइज करना चाहें तो एक n से इसको लिख सकते हैं। तो टोटल चार्ज जो b का होगा वो ne की फॉर्म में होगा और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा वो q = ne की फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो ये प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस माइनस सिर्फ ये शो कर रहे हैं अगर चार्ज दिया गया तो नेगेटिव हो जाएगा और अगर चार्ज ले लिया गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हमने A से 15 चार्ज ट्रांसफ़र किए तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन कम होने से यहाँ का टोटल चार्ज होएगा 15 इंटू ई, लेकिन B को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा -15 इंटू ई। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी या उनके एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज हमेशा इस फॉर्म में होगा और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यही हमने जाना ई के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही टोटल चार्ज होता है। और ये क्यों होता है, इसका कॉज है क्वांटाइजेशन इज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इसी वजह से
क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन आती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, और वो है चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड। इसको समझने के लिए एक टर्म हम देखते हैं, दैट इज़ नोन एज रिलेटिविटी। हो सकता है आपने फिल्में देखी हों जिसमें कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे कि जब कोई पर्सन किसी स्पेसशिप में बैठ के कहीं बाहर चला जाता है, वो 50 साल बाद ज़मीन पर आता है तो वो वैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो उसकी मम्मी की उम्र की दिखने लग जाती है। तो कुछ एक ऐसी मूवी है जहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट काम में लिए गए हैं, और वो कॉन्सेप्ट वास्तव में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम जो है वो डायलेट होने लग जाता है, लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, और ये सब तब होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वलेंट होती है। ये टॉपिक फ़िलहाल हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि इतनी स्पीड से चलाने पर भी चार्ज की वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता है, और चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं मास की, तो हो सकता है इस तरह का फार्मूला आपने कभी देखा हो, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये फार्मूला है एक ऐसे मास का जो लाइट या उसके इक्वलेंट स्पीड से चल रहा हो। ये है रेस्ट मास, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो उस समय जो मास होगा वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर सिर्फ मीनिंग ये है कि मास स्पीड के साथ साथ चेंज होता है, बट इन केस ऑफ चार्ज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज की 5th प्रॉपर्टी पर आते हैं, एंड दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हमने यहाँ पर देखा है जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज है एक प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हमेशा एक मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी के रूप में हम बताते हैं, और वो मटेरियल पार्टिकल सबसे छोटा जो है वो इलेक्ट्रॉन है। सिंस इलेक्ट्रॉन इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसमें मास होगा। मीन्स जब जब हम चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई मास ज़रूर होगा, इसीलिए लिखा है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन दूसरा पार्ट, जब हम मास की बात करते हैं तो हम कहते हैं या तो उसका चार्ज पॉजिटिव या चार्ज नेगेटिव, और एक तीसरा केस, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हुए तो उसका चार्ज 0 होगा। अब यहाँ पर इससे हम कह सकते हैं कि मास तो है लेकिन नेट चार्ज 0 है। तो ये दूसरी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर नेट चार्ज 0 है तो हम इस प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं कि मास बिना चार्ज के हो सकता है, बट चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता।